दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला मार्गदर्शन एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र व महत्व तथा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, तो ये हैं मैकियावेली। मैकियावेली पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने समकालीन विश्व में या आधुनिक विश्व में सबसे पहले राज्य शब्द यानी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनैतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो उत्तर है गार्नर। अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों, ये कथन गार्नर का है, जो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो उत्तर है राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? तो दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राज्य का अनिवार्य अंग क्या है? तो उत्तर है भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। इसके अलावा चौथा आवश्यक तत्व भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता के अलावा सरकार है। अगला प्रश्न है, राज्य का आवश्यक अंग है? तो सरकार, संप्रभुता, भूभाग। ये आपके देखिए 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसा शब्द कोई दे दिया गया है जो राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या मूल तत्व क्या होता है? तो उत्तर है किसी भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या मूल तत्व संप्रभुता होती है, और संप्रभुता के अभाव में किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनु के अनुसार राज्य के अंग हैं? तो राजा, अमात्य, कोष। दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि राज्य के 7 आवश्यक तत्व होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता होती है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा शब्दों का बदलाव कर रहा है, जैसे राज्य का मूल तत्व क्या होता है, या फिर यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो उत्तर है संप्रभुता को राज्य का आत्म तत्व माना जाता है, और बिना संप्रभुता के राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? एक विचारक है जो राज्य को या भूभाग को यानी टेरिटरी को राज्य का अनिवार्य या आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, वो हैं सीले। दोस्तों, सीले भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। इसी संबंध में उनका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। तो देखिए, ये एक प्रश्न बन गया है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, ये कथन सीले का है। अगला है कि किसको ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो सही उत्तर है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न, शहर राज्य या सिटी स्टेट, यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए, सिटी स्टेट को शहर राज्य कहा जाता है, और सिटी स्टेट शब्द हम लोग आम बोलचाल में राजनीति विज्ञान में जब पढ़ते हैं तो सिटी स्टेट आता है।
लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी दे दिया है शहर राज्य, तो कंफ्यूज मत होइएगा। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो प्राचीन ग्रीस या प्राचीन यूनान से। अगला प्रश्न है कि पोलिस का मतलब क्या होता है? तो उत्तर है पोलिस का मतलब नगर राज्य, शहर राज्य या फिर सिटी स्टेट होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य यूनानी नगरों का विवरण देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और पोलिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पोलिस शब्द याद रखिएगा यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया है। अधिकतर शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं, लेकिन पोलिस शब्द जो है ये यूनानी या ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है और सिविटास या सिविक शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो उत्तर है सिविक और सिविटास, जिनसे नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, देखिए, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसका कथन है या किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, ये डिमाक की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला देखिए, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा पाल जैनेट की है, जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी है? तो उत्तर है अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप किस विचारक ने दिया? तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप दिया। एक प्रश्न पूछता है, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? तो दोस्तों, वह शक्ति जो औचित्यपूर्ण हो उसे सत्ता यानी अथॉरिटी कहा जाता है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति जो होती है वो सत्ता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तर है सबसे पहले सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण क्या है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षणों में शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन शामिल है। अगला प्रश्न है कि मैं ही राज्य हूँ यानी आई एम द स्टेट, यह घोषणा किसने की थी? तो उत्तर है लुई 14वें ने यह घोषणा की थी कि आई एम द स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्की के अनुसार राज्य क्या है? तो सही उत्तर है लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है। अगला प्रश्न है कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है या फिर मैन इज ए सोशल एनिमल, ऐसा कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध विचारक अरस्तु का है, जो कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो उत्तर है 5040 व्यक्ति। दोस्तों, प्लेटो के अनुसार एक आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? तो उत्तर है राजनीति विज्ञान सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्वरूप अमूर्त है, इसमें काल्पनिकता पाई जाती है और सर्वाधिक बल दार्शनिकता पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य था? तो सही उत्तर है पवित्र रोमन साम्राज्य यानी होली रोमन एम्परर का जो है सामंतशाही प्रबल विशेषता थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है राजनीतिक सत्ता से। राजनीति विज्ञान का संबंध राजनीतिक सत्ता से है। अगला प्रश्न है कि यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह किस विचारधारा का आरोपण है? तो सही उत्तर है राज्य एक नैतिक संस्था जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, ये आदर्शवादी विचारधारा का आरोपण है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया है? तो आप जानते हैं प्लेटो आदर्शवादी विचारक है और अपने साम्यवाद संबंधी विचारों में उसने पत्नियों और संपत्ति संबंधी साम्यवाद का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो सही ऑप्शन या जो उसमें ऑप्शन है उसमें टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन जो है ये कल्याणकारी राज्य का प्रमुख प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य को कैसे वर्णित करते हैं? तो दोस्तों, आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ है और इसे एक वेलफेयर स्टेट के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो क्या कहलाता है? तो उत्तर है कल्याणकारी राज्य। ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता हो। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत देखिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है और समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो इस समय आपको बताना है कि अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का जो अंतर है वो समाप्त होकर राज्य का स्वरूप कैसा हो गया है? तो सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है प्रसिद्ध विचारक जेलिनेक का। याद रखिएगा, जेलिनेक का मानना है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। अगला प्रश्न है, किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व दिया है? तो उत्तर है क्षुधा या उत्पादन, शौर्य और विवेक। दोस्तों, प्लेटो ने राज्य के 3 आवश्यक तत्व माने हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। तो सही उत्तर है देखिए विवेक, साहस और तृष्णा। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो अरस्तु का जो राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण है वो शासकों की संख्या, शासन की गुणवत्ता के आधार पर की गई है। अगला प्रश्न है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था क्या? तो अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। हेनरी डेविड थोरो दोस्तों अराजकतावादी विचारक माने जाते हैं। उनका कहना है कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश के ऊपर है। अगला प्रश्न है, साठगुण्य का भाग है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा में साठगुण्य सिद्धांत था। उसके भाग देखिए संधि, विग्रह, यान, आसन और द्वैधी भाव हैं। अगला प्रश्न है, मनु की साठगुण्य नीति में क्या शामिल है? तो उत्तर है शांति, संश्रय और विग्रह। अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है आपको। तो देखिए सही कथन क्या क्या है? राजनीति विज्ञान जो है राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। ये कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? तो उत्तर है पब्लिक लाइफ यानी लोक जीवन राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए दर्शन शास्त्र जो है ये मन से संबंधित है, तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है। राजनीति विज्ञान, तो दोस्तों राजनीति विज्ञान जो है ये शक्ति से संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध आप जानते हैं व्यापार से है। इसके अलावा समाजशास्त्र का संबंध स्तर विन्यास से है। तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र मन से,
राजनीति विज्ञान शक्ति से, अर्थशास्त्र व्यापार और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्यों? दोस्तों, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने सबसे पहले राज्यों का वर्गीकरण शासन करने वालों की संख्या और गुणवत्ता के आधार पर किया था। अगला प्रश्न है, एक परिभाषा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीति व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। ये परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर है, ये परिभाषा रॉबर्ट डहेल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता क्या है? तो दार्शनिक राजाओं का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद और नर नारी यानी स्त्री पुरुष के लिए समान अधिकार, ये प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सूत्र वाक्य है कि राज्य साधन है साध्य नहीं, ये सिद्धांत किसका है या ये कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों, ये उदारवाद का सिद्धांत है और कि राज्य साधन है साध्य नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में सही है क्या? तो कि राज्य साध्य का एक साधन है, ये राज्य के स्वरूप के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजनीति शास्त्र का पिता या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं, अरस्तु को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो ये है श्रम कानून बनाना, ये राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकार में व्यक्ति की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है और इस विचारधारा के अनुसार सब कुछ राज्य के भीतर है, व्यक्ति भी, और व्यक्ति राज्य के विकास के लिए एक साधन मात्र है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो प्रसिद्ध भारतीय विचारक A.D. आशीर्वादम ने दोस्तों समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये विल्सन का कथन है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। अगला प्रश्न है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो सही उत्तर है, साहित्य और कला पर नियंत्रण या प्रतिबंध राज्य को नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य है, तो राज्य के अंतर्गत दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश राज्य हैं, जबकि यूएनओ जो है या संयुक्त राष्ट्र संघ, ये राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार राज्य नहीं है। तो दोस्तों, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब राज्य हैं, लेकिन राजस्थान जो है ये राज्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान एक प्रांत है भारत राज्य का। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है, ये विशेषता किस विचारधारा में दिखाई देती है? तो ये सर्वाधिकारवाद की विशेषता है, जो ये मानता है कि सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया? तो सही उत्तर है, बाधाओं को बाधित करने की युक्ति का प्रयोग। दोस्तों, ये जो है विचार आपका, दोस्तों राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग जो है ये आपका ग्रीन ने किया है। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है, याद रखिएगा। ग्रीन वो कहता है कि राज्य का जो कार्य है दोस्तों, शुभ मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है और तभी जाकर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो याद रखिएगा, बाधाओं को बाधित करना शब्दावली का प्रयोग T.H. ग्रीन का किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो उत्तर है राज्य। पहले यूनानी नगर राज्य को सिटी स्टेट या पोलिस कहा जाता था, लेकिन आज उसे राज्य कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो उत्तर है लासवेल ने। किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो दोस्तों हीगल जो है अपने विचारों में राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कौन विचारक समाज और राज्य में भेद करता है? तो ये मैकाइवर हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन विचारक सॉफ्ट स्टेट या नरम राज्य के विचार से संबंधित है? तो उत्तर है गुन्नार मिर्डल। दोस्तों सॉफ्ट स्टेट या सॉफ्ट पावर का विचार गुन्नार मिर्डल का है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है? ये किसने कहा है? तो उत्तर है ये प्लेटो का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलन करना है दोस्तों। सकारात्मक स्वतंत्रता ये हीगल का है। सुख और दुख की गणना बेंथम अपने उपयोगितावादी विचारों में सुख और दुख की गणना का विचार देता है। वो कहता है मात्रा में जो कार्य अधिक सुख दे वो सुखकारी होता है और जो उससे उसकी अपेक्षा कम सुख दे वो दुखदारी होता है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तो जो साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म है ये स्पेंसर का जो है विचार है। अगला प्रश्न है, कौन राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक है? तो उत्तर है हाब्स, मिल और बेंथम। दोस्तों हाब्स, मिल और बेंथम राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन प्रसिद्ध विचारक मैकाइवर का है, जो कहते हैं कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, हीगल का कथन है। और हीगल ये भी कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो ये एडमंड बर्ग का कथन है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये कथन किसका है? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। अभिजात्य सिद्धांत, तो दोस्तों जो अभिजात्य सिद्धांत है ये पैरेटो से संबंधित है। अनुदारवादी सिद्धांत से बर्क, उदारवादी सिद्धांत लाक का है और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो का है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है गिलक्राइस्ट ने। दोस्तों नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो सही उत्तर है नागरिकता। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का कथन है। अगला प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये मत किसने व्यक्त किया है? तो ये कथन हाब्स का है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। दोस्तों मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का संबंध किससे है? तो ये लाक है। लाक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार थे और ये अधिकार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के थे। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद क्या है? तो दोस्तों आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन है वैज्ञानिक समाजवाद, तो राज्य का तत्वमीमांसी सिद्धांत है। इसके अलावा प्रत्ययवाद राज्य शोषण का यंत्र है, अराजकतावाद एक व्यक्ति अथवा एक दल में असीमित शक्ति है, अधिनायकवाद राज्य अनावश्यक और वांछनीय अवांछनीय दोनों है। तो सही उत्तर है वैज्ञानिक समाजवाद ये मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है। प्रत्ययवाद क्या मानता है? प्रत्ययवाद की मान्यता है कि राज्य का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। अराजकतावाद वो राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय मानता है। इसके अलावा अधिनायकवाद एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति की धारणा में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो राजनीति विज्ञान के विषय में राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल सभी कुछ आते हैं।
अगला प्रश्न है कि स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? तो ये राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है अवधारणाएं हैं और उनसे संबंधित विचारक हैं। तो देखिए राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, तो राज्य के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन बोसांके ने किया है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, तो ये कैल्सन का दृष्टिकोण है। दार्शनिक उग्रवाद, तो ये दोस्तों बेंथम का है। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, तो ये मैकियावेली का जो है अवधारणा है। आगे आइए देखते हैं व्यवहारवादी उपागम से संबंधित प्रश्न। दोस्तों राजनीति विज्ञान के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो डेविड ईस्टन हैं। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन हैं? चार्ल्स ई मेरियम। दोस्तों व्यवहारवाद का जो प्रतिपादक है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है, लेकिन व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो चार्ल्स मेरियम ने शिकागो स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स मेरियम को। और कौन मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? तो दोस्तों ये व्यवहारवादी उपागम है जो मानव संबंध आंदोलन से विकसित हुआ है। अगला है कि निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में किया जाता है? तो ये पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में इनपुट, आउटपुट और जो है पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया था किसने? डेविड ईस्टन ने। उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? तो जैसे व्यवहारवाद की व्याख्या ईस्टन ने ही की, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद भी ईस्टन की ही देन है। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर है डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये परिभाषा डेविड ईस्टन की है। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया कि ये राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। दोस्तों व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है। अगला प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? तो ये हैं B.F. स्किनर। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? तो याद रखिएगा व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण क्या है? तो इसमें प्रविधि से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल और कर्मनिष्ठ विज्ञान ये उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है। अगला है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया यानी प्रोसेस की संकल्पना किसने दी थी? तो सही उत्तर है आर्थर बेंटले ने। और आपको बताना है आर्थर बेंटले की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो 1948 में। दोस्तों कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व होते हैं? तो ये व्यवहारवाद की मान्यता है। दोस्तों व्यवहारवादी विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि तथ्य जो हैं वो तकनीक से पूर्व हैं। अगला प्रश्न है मूल्य तटस्थता। दोस्तों मूल्य तटस्थता या मूल्य उदासीनता किसकी विशेषता है? तो सही उत्तर है व्यवहारवादियों की। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो उपागम है ये आमंड और पावेल के नाम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए शास्त्रीय उपागम को और देखिए अब यहाँ पे आइए दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित, राज्य के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसमें हम सबसे पहले दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत लेंगे। दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है?
तो ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु जो प्राचीन भारतीय चिंतक हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? तो याद रखिएगा, मनु दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, मनु का राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर किस विचार पर आधारित है? तो मनु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दैवी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत या डिवाइन ओरिजिन थियरी ऑफ स्टेट किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, जेम्स प्रथम ने। अगला है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है F.W. हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसके अलावा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदयात्रा है या पदक्षेप है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन हीगल का है। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या मानता है? तो उत्तर है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत या डिवाइन थियरी ये मानता है कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत किन दो चीज़ों को मिलाता है? तो सही उत्तर है धर्म को राजनीति से मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में ये माना जाता है कि राज्य जो है ईश्वर की देन है और राजा लोग ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिला देता है। अगला प्रश्न है शक्ति सिद्धांत से संबंधित। राज्य की उत्पत्ति से संबंध में जो शक्ति सिद्धांत है उसमें आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मिलान करना है राज्य की बहुलवादी धारणा। तो सही उत्तर है बहुलवादी धारणा से मैकाइवर और लास्की संबंधित हैं। राज्य की शक्ति धारणा, इससे मैकियावेली का संबंध है। अराजकतावादी, तो दोस्तों गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। इसके अलावा सर्वसत्तावादी अवधारणा से संबंधित हैं हेगल और बेरी हार्डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो सही उत्तर है कैटलिन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को शक्ति का अध्ययन मानते हैं, यानी पावर पॉलिटिक्स या स्टडी ऑफ पावर जो है वो कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये लासवेल यानी हेराल्ड लासवेल और कायप्लान की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति की संरचना और भागीदारी का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, किसने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? तो दोस्तों ये एलन बाल का कथन है। अगला प्रश्न है, शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, ये किसने कहा है? तो ये प्रोफेसर केसी व्हीयर ने कहा है और केसी व्हीयर ने संघवाद पर अपने विचार देते हुए ये परिभाषा कही है। अगला प्रश्न है कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, शक्ति की ये परिभाषा किसने दी है? तो हेराल्ड लासवेल की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, ये वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर है ये विचार आदर्शवादी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये कथन प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक T.H. ग्रीन का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक संदर्भों में शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो ये मैकियावेली ने दी है। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, यानी विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ये T.H. ग्रीन की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा 10 युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है ये कथन मैकाइवर यानी रॉबर्ट मैकाइवर का है कि केवल शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इससे क्या है डाकुओं का झुंड और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाती।
अब आइए देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, इसका ये मानना है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। अगला प्रश्न है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु हो सकती है, ये किसने कहा है? तो उत्तर है सामान्य इच्छा के संबंध में ये कथन रूसो का है, जो कहता है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, इच्छा का नहीं, जो कि संप्रभु होती है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। अरस्तु राजनीति यानी पॉलिटिक्स, रूसो का संबंध सामाजिक अनुबंध से है और मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत था और 3 विचारक हाब्स, लॉक और रूसो, दोस्तों 3 विचारक जो है, जब जैसे ही हम सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत का नाम लेते हैं, इन 3 विचारकों का नाम ही जेहन में उभरता है, हाब्स, लॉक और रूसो। इसी कारण इनको सामाजिक समझौतावादी विचारक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे जुड़े हुए हैं? तो ये हाब्स, लॉक और रूसो से। इसके अलावा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है और ये मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंध रखता है? तो ये राज्य का मूल से। सामाजिक संविदा सिद्धांत क्या मानता है? दोस्तों, सामाजिक संविदा सिद्धांत ये मानता है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है और इसका निर्माण व्यक्तियों ने किया है। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसने सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो उत्तर है सर हेनरी मेन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या नेचुरल राइट्स का जो सिद्धांत है, वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। हाब्स, दोस्तों हाब्स की कृति लेवायथन है। रॉबर्ट फिल्मर जो हैं, ये प्रतिसत्तात्मक राज्य के सिद्धांत के समर्थक हैं। रूसो जो है, ये इसकी रचना एमाइल है, जो कि शिक्षा पर लिखी गई है, और जॉन लॉक की कृति सिविल सरकार पर ट्रीटीज हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स, वाहन और ग्रीन। दोस्तों, ये विचारक हैं मार्क्स, वाहन और ग्रीन, इन सभी ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दार्शनिकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, हाब्स पहले है, उसके बाद लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू और उसके बाद रूसो का क्रम आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा के सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है क्या? तो मुख्य बात यह है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करने का प्रयास करता है सामाजिक संविदा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत ये मानता है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलन करना है। तो यहाँ पर ये जो सुमेलन है, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द हैं। तो ये कथन जो है हाब्स का है। हाब्स कहता है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द हैं, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये रूसो का कथन है। इसके अलावा उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो ये कथन आपका देखिए, ये कथन कि उच्चतर शक्ति केवल राज्यों का झुंड बना सकती है और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये कथन किसका है आपको बताना है। तो इस आधार पर सही सुमेलन आप कर सकते हैं। ये मिल का कथन है दोस्तों।
अब आइए जानते हैं समझौतावादी जो विचारक हैं हाब्स, लॉक और रूसो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, किस राजनीतिक चिंतन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को? तो ये थॉमस हाब्स ने लिखा है अपनी आत्मकथा में। किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली? तो ये हाब्स था। अगला प्रश्न है कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक राज्य किसका युग था? तो दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था जो थी वो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी हाब्स के अनुसार। अगला है कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? दोस्तों, हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकाकी, निर्धन, निंदनीय थे और उसका जीवन अल्पकालिक था, क्योंकि सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अगला प्रश्न है, कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो हाब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवायथन को कौन से अधिकार सौंपे थे? तो उत्तर है लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। अगला है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? हाब्स ने। और किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये हाब्स के प्राकृतिक अवस्था के संबंध में विचार हैं। अगला प्रश्न है कि हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार कब देता है? तो जब उसके जीवन का प्रश्न खड़ा हो जाए, यानी आत्मरक्षा के लिए हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का भी अधिकार देता है। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक चिंतक ने कहा है कि तलवार के बिना प्रसंविदाएं या संविदाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें? ये कथन हाब्स का है। तो तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द हैं, ये हाब्स का कथन है। अब आइए देखते हैं लॉक से संबंधित प्रश्नों को। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने किसका समर्थन किया? तो उत्तर है सीमित राजतंत्र का। अगला प्रश्न है किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा मिली थी? तो ये प्रेरणा 1688 की स्वर्णिम क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति से मिली थी। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया था? तो दोस्तों, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यद्यपि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति के अधिकार उसके पास होते थे। अगला प्रश्न है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग क्यों किया? तो उत्तर है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। अगला प्रश्न है कि लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था क्या? तो सही उत्तर है मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में सही क्या है? तो सही है दोस्तों, लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ देता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक की संविदा में जहाँ व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। अब आइए देखते हैं जीन जैक्स रूसो से संबंधित प्रश्नों को। रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, कानून। रूसो के लिए कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रूसो के जनरल विल यानी सामान्य इच्छा की विशेषताएं क्या थी? तो रूसो की सामान्य इच्छा आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है और यह व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छाएं होती हैं और सामान्य इच्छा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर या सभ्य जंगली की संज्ञा किसने दी थी? तो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को सभ्य जंगली की संज्ञा दी थी। दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा या संकल्प के संबंध में सही कथन क्या है? सही कथन है, यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है और यह सदैव सही होती है।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न, रूसो का महत्वपूर्ण कथन है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर या हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये रूसो का है और इस कथन की कई बार विरोधाभासी होने के कारण आलोचना भी की जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, इस वाक्य से रूसो का क्या आशय है? तो इसका आशय है कि यदि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए तो इस वाक्य से रूसो का यही आशय है। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? तो सही उत्तर है, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। दोस्तों, सामान्य इच्छा का मतलब ये है कि व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग जिसका उद्देश्य सामाजिक हित या कल्याण हो। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने। सामाजिक संविदा का लेखक यानी रूसो जो है उसकी कृति का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो प्रश्न पूछा है कि सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? तो ये रूसो था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति ये है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है, किसने कहा है? तो ये L.T. हाबहाउस का कथन है। अब समझौतावादी विचारों के बाद आइए जानते हैं राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के बारे में। प्रश्न है, ऐतिहासिक सिद्धांत या हिस्टोरिकल थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, इसको क्या माना जाता है? तो दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत को, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन सीले का है। दोस्तों, इसी कथन को दूसरे शब्दों में देखा जाए तो राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ये सीले का कथन है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इतिहास की राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के विकास में कौन से तत्व आवश्यक रहे हैं? तो सही उत्तर है, रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति और आर्थिक गतिविधियां, ये सभी राज्य के विकास में सहायक तत्व रहे हैं। अगला है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो उत्तर है, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो ये तत्व रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो उत्तर है, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत ने। ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत राज्य को किसी एक समझौते का या दैवी उत्पत्ति का या फिर शक्ति संबंधों या पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक का जो है उपज नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि राज्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? तो ये विकासवादी सिद्धांत है। और आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास आधुनिक राज्य या मॉडर्न स्टेट के लिए या जो राष्ट्र राज्य हैं उनके विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो काल्पनिक नहीं है वो ऐतिहासिक सिद्धांत है, शेष जो सिद्धांत हैं वो काल्पनिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन क्या है? तो सही कथन, राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त होती है, ये सही है। दूसरा, समाज राज्य से व्यापक है, ये भी सही है। और सरकार राज्य का अभिकर्ता या एजेंट है, ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो सही उत्तर है, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और हेराल्ड लासवेल, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के
प्रमुख समर्थक हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है कि राजनीतिक चेतना राज्य के विकास का एक कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो ये कांट हैं। कांट आदर्शवादी विचारक हैं और इन्होंने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उत्तर है हेनरी मैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है, जो कि राज्य की उत्पत्ति के बहुआयामी पक्ष यानी ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका क्या कारण है? तो उत्तर है कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के उदय से पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ये राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। ये कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट डहेल का कथन है। अब आइए अन्य सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है, जिसमें जो संपन्न वर्ग है वो निर्धन वर्ग का शोषण करता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन है? हेनरी मैन है। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होता है? तो मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य परिवार की मुखिया होती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है? प्लेटो का कथन है। और राज्य परिवार का एक विस्तार है, ऐसा किसने कहा? तो ये अरस्तु यानी एरिस्टोटिल का विचार है कि राज्य परिवारों और गांवों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न है, अरिस्टोटिल के अनुसार क्या है? राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन ये मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ऐसा अरस्तु मानता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व? तो सही उत्तर है, अरस्तु कहता है कि राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार और उनकी वैधानिकता है। ये कथन किसका है? तो ये बेवर का कथन है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन डायसी का है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य के सावयव या जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। और दोस्तों, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ये कथन किसका है? तो ये बिनिंग एंड विनिंग का कथन है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षा के लिए हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर कथन और उसको संबंधित करना है, मैं ही राज्य हूँ। दोस्तों, मैं ही राज्य हूँ, ये कथन लुई 14वें का है। राज्य व्यक्ति से पहले है, ये मान्यता अरस्तु की है। इसके अलावा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये एफ.डब्ल्यू. हीगल का कथन है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो की अवधारणा है। तो देख लीजिए, ये जो प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं
और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन प्रश्नों को दोहराना और तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एग्ज़ाम टाइम सीरीज, जिसमें हमने टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।